सुप्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा। मेरी जड़ें गहराई से बसी हैं सिलहट की मिट्टी में। आज मैं अपनी जिंदगी का ऐसा एक अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे शुरू करने से पहले मेरा परिवार कौन है ये जान लेना बहुत जरूरी। हमारा बड़ा परिवार, अम्मी अब्बा, दादा दादी, चाचा फूफी और हम 3 भाई बहन, 3 भाई और 1 बहन, इन सब को लेकर हमारा घर परिवार बना है। सिलहट डिवीजन से कुछ दूरी पर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है जहां हमारा निवास है। आप कह सकते हैं एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार। अब्बा का पेशा खेतीबाड़ी था, लेकिन अपनी जमीन जायदाद कहने लायक हमारे पास कुछ खास था ही नहीं। दूसरे की जमीन पर कड़ी मेहनत, हाड़ तोड़ परिश्रम करके अब्बा हम सबके लिए रोजी जुटाते थे। बचपन से ही मुझे एक सख्त हकीकत का सामना करना पड़ा। घर में तंगी थी, भाई बहनों की तकलीफें मैंने बहुत करीब से देखी हैं। लेकिन जानते हैं, इतनी कमी कष्ट के बीच भी हमारे इस संयुक्त परिवार में कभी दरार नहीं आई। इसका पूरा श्रेय मेरे दादा को जाता है। उनकी अनंत ममता और साया हमें एक ही धागे में बांधे रखता था। सुख दुख, हंसी रोने, हर पल हम एक दूसरे का हाथ थामे रहे। यही प्यार का बंधन मेरे पूरे बचपन पर छाया रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं समझने लगा, मेरी बुद्धि विकसित होने लगी, तब मुझे अपने जीवन की एक चमत्कारी घटना के बारे में पता चला। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर यकीन मानिए आपकी रूह भी कांप उठेगी। ये बात मैंने सुनी थी अपने दादा दादी और घर के बुजुर्गों की जुबानी। वो था एक हाड़ कंपा देने वाली सर्द सुबह। उस समय मेरी उम्र बस 4 या 5 महीने रही होगी। सोचिए, 4-5 महीने का एक नन्हा सा बच्चा। अम्मी ने मुझे धूप खिलाने के लिए घर के आंगन में लिटा रखा था। पहरे की जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई को दी गई थी, लेकिन बच्चे का मन भाई मुझे संभालने की बजाय अपने साथियों के साथ खेलने में लग गया और मैं बिल्कुल असुरक्षित। ठीक उसी वक्त पास के घर की एक काकी अचानक चीख पड़ी। उन्होंने देखा लोमड़ी या कुत्ता कोई डरावना जानवर मुझे मुंह में दबाकर घसीटते हुए ले जा रहा है। काकी की वो असहनीय आसमान फाड़ देने वाली चीख सुनकर अम्मी और घर के बाकी लोग पागलों की तरह दौड़ते हुए आए। लेकिन अफसोस, आंगन में मैं था ही नहीं। काकी अब भी कांप रही थीं, जोर से चिल्ला रही थीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुस्तफा को एक जानवर मुंह में दबाकर उस तरफ बिल की ओर ले गया है। मानो पल भर में ही आसमान मेरे माता पिता के सिर पर टूट पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। दुख और गुस्से में दादी ने बड़े भाई को पीटना शुरू कर दिया। फिर तुरंत ही पागलों की तरह दौड़ पड़ी गहरे जंगल और उस बिल की ओर मुझे खोजने। उस दिन सुबह से शाम तक सबने मिलकर खेत, खलियान, जंगल, हर कोना छान मारा, लेकिन जिस जानवर ने मुझे मुंह में दबाकर ले गया था उसका कोई पता नहीं चला। पूरा दिन खोजे जाने के बाद भी मुझे कहीं नहीं पाया गया। प्रशासन तक को खोज में उतरना पड़ा। हर जगह तफ्तीश की गई, लेकिन नहीं, मेरा कोई निशान नहीं मिला। सबके मुंह पर बस एक ही बात, लोमड़ी उठा ले गई। शायद किसी बिल में घसीटकर अब तक खा भी लिया होगा। यह सोचकर कि अब मुझे कभी नहीं पाया जाएगा, सब फूट फूट कर रो पड़े। पूरा घर मातम में डूब गया। मुझे वो बहुत प्यार करते थे और मैं कहीं नहीं था, बिल्कुल कहीं नहीं। धीरे धीरे शाम ढलकर रात हो गई। अंधेरा बढ़ते ही खोजबीन लगभग थम गई। थके हारे, टूटे हुए दादा दादी, माता पिता, चाचा फूफी सब आंगन में बैठ गए। रोना पीटना शुरू हुआ। सारा दिन की दौड़ भाग, मेहनत और सीने फाड़ देने वाली रुलाई के बीच वही भयावह रात आंगन में कटती रही। ठीक रात के आखिरी पहर में अचानक सब चौंक पड़े। मेरी रोने की आवाज मेरी ही रोने की आवाज आ रही थी घर के पास वाले उस छोटे जंगल से। बिना एक पल देर किए सब दौड़ पड़े जंगल की ओर और वहां जाकर जो देखा उसे मान पाना मुश्किल था। जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे मुझे लिटाया हुआ था। अविश्वसनीय। सुबह अम्मी ने जिस चादर में मुझे लपेटकर आंगन के दरवाजे पर रखा था, ठीक उसी चादर में मैं लिपटा हुआ था। मेरे शरीर पर नए खरोंच, न कोई काटने का निशान,
कुछ भी नहीं। सोचिए जरा, 4-5 महीने का एक बच्चा जो गर्दन भी ठीक से संभाल नहीं सकता, जिसे गोद में लेने में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, वो इतनी गहरी जंगल में कैसे पहुंचा? अगर कोई जानवर सच में मुझे मुंह में दबाकर ले गया था, तो वही जानवर आखिरी रात में मुझे बिल्कुल सुरक्षित लौटाकर क्यों चला गया? इसका जवाब आज तक मेरे परिवार के पास नहीं है। लेकिन इलाके के बुजुर्गों की एक बात मशहूर है। हमारे घर के पास ही एक बड़ा मजार था। मेरे माता पिता वहीं जाकर बहुत रोए गिड़गिड़ाए थे। सबका मानना था कि उसी मजार की बरकत से किसी गैबी ताकत के जरिए अल्लाह ने मुझे वापस लौटा दिया। ये मेरे जीवन की एक बिल्कुल अलौकिक कुदरती घटना थी। आज भी मेरे माता पिता, दादा दादी, परिवार का हर व्यक्ति इस घटना का जिंदा गवाह है। खैर, उस घटना के बाद सबके प्यार दुलार में मैं बड़ा होने लगा। बचपन से ही मेरी जिंदगी थोड़ी अलग थी। पढ़ाई लिखाई खास आगे नहीं बढ़ सकी। ज्यादातर समय बीतता था शरारत, मस्ती और उधम मचाते हुए। कह सकते हैं पढ़ाई मेरे पास नाम की थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो अब्बा और भाइयों के साथ खेत खलिहान के काम में लग गया। लेकिन एक मजेदार बात यह थी कि बचपन में मैं बहुत सुंदर था, बहुत मासूम सा। मेरे गाल भरे भरे थे, चेहरा थोड़ा लड़कियों जैसा लगता था। अम्मी तो मजाक में लोगों से कहती थी, वो मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। इसी तरह घर वालों के प्यार से मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बचपन की एक और याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। गांव में एक रिवाज था, रात भर पके ताड़ के फल गिरते और सुबह सुबह सब लोग उन्हें बटोरने जाते। मेरी भी आदत थी कि भाई के साथ ताड़ कूढ़ने जाऊं, लेकिन उस दिन भाई नहीं गया, मैं अकेला ही चला गया। पेड़ के नीचे जाकर देखा, ढेर सारे ताड़ पड़े थे। इतने सारे अकेले उठाना मुश्किल था। सोचा दौड़कर भाई को बुला लाता हूं। घर के पास पहुंचा तो देखा, अरे भैया तो घर से बाहर निकल रहा है। मैं चौंक कर बोला, भैया अच्छा हुआ तुम उठ गए, चलो ताड़ उठा लाएं। भैया भी बड़ी शांत आवाज में बोला, चलो। हम दोनों ने मिलकर ताड़ उठाकर घर के सामने तक ला दिया। भैया ने मुझे कुछ नारियल के पिट्ठे खाने को दिए। मैंने सोचा अम्मी ने शायद रात में बनाए होंगे। हम दोनों खाते खाते ताड़ घर तक उठा लाए। भैया बोला, तू इन्हें अंदर रख, मैं जरा टहल कर आता हूं। ताड़ रखकर मैं सीधा कमरे में गया सोने के लिए। दरवाजा खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा मेरे भैया तो गहरी नींद में बिस्तर पर सोया हुआ है। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो भैया मेरे साथ ताड़ कोड़ रहा था, पिट्ठा खा रहा था, वो यहां बिस्तर पर। तो मेरे साथ गया कौन था? मैंने भैया को हिलाकर जगाया, पूछा, तुम कब कमरे में आए? भैया चिढ़कर बोला, तू पागल हो गया क्या? मैं तो पूरी रात यहीं सोया हूं। भैया की डांट सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन डर नहीं गया। फिर एक और मुसीबत शुरू हो गई। खेत खलिहान में जब मैं अकेला होता, एक दरवेश जैसा आदमी आता, अजीब सा। उसका शरीर सांप की तरह ठंडा था। वो मेरा हाथ पकड़ता, दुलार करता और तरह तरह की चीजें खाने को देता, और मैं जैसे सम्मोहित हो जाता, सब खा लेता। एक दिन दादी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं तब भी कुछ चबा रहा था। दादी ने जबरदस्ती मेरा मुंह खुलवाया, और जो निकला देखकर सबके होश उड़ गए। वो खाना नहीं था, कूड़ेदान की सड़ी गली गंदगी और पॉलीथीन, और मुझे वो अमृत जैसा लग रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन हमारे इलाके का पागला जसीम, जो कि उस वक्त गांव में था ही नहीं, अचानक मेरे सामने आ गया और आते ही बोला, वो तालाब किनारे जो औरत बैठी है उसे धक्का दे। मैं डरते डरते उस औरत को तालाब में धक्का दे आया। हड़कंप मच गया। अम्मी मुझे मार रही हैं और मैं चिल्ला रहा हूं, पागला जसीम ने कहा था। लेकिन बाद में पता चला पागला जसीम तो गांव में था ही नहीं। आखिरकार अम्मी और दादी मुझे लेकर एक बड़े कबीराज के पास गईं। कबीराज ने सब सुनकर फैसला सुनाया। मुझ पर खाटाइश जिन का असर था।
वही जिन मुझे उस ताड़ के पेड़ के नीचे से देख रहा था। जो वो खाता था मुझे भी वही खिलाता था, गंदगी, कूड़ा। लगातार 21 दिन पानी पड़ा और तावीज चला। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। चलो, उस सफर से बच के लौट आया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब्बा के काम में हाथ बटाने लगा। अब आते हैं मेरे जवानी के दिनों की तरफ। हमारे घर के पास रहती थी मजीदा भाभी। पति दुबई में, काफी संपन्न। भाभी से मेरा रिश्ता अच्छा था। छोटे मोटे सामान लाना, बाजार का काम सब मैं ही कर देता था। वो भी मुझे बहुत स्नेह करती थी। एक दिन शाम को काम से लौट रहा था, अचानक भाभी ने पुकारा, मुस्तफा, कल तुम्हारा कोई काम है? मैं बोला, नहीं भाभी, कोई खास काम नहीं। भाभी ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह 9 बजे मेरे साथ एक जगह चल पाओगे? मैं तुरंत राजी हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था भाभी मुझे कहां ले जाना चाहती थी। घटना की शुरुआत हुई एक अजीब से शर्त से। भाभी ने अचानक मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन इस बात की खबर तुम किसी को भी नहीं दोगे। मैं हैरान होकर बोला, क्यों भाभी, हम कहां जा रहे हैं जो किसी को बताया नहीं जा सकता? भाभी की आवाज में उस वक्त एक दृढ़ता थी, लेकिन उसके साथ थी हल्की सी बेबसी। उन्होंने कहा, अगर तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे तभी ले जाऊंगी, नहीं तो नहीं। जिज्ञासा और बड़े भैया की बीवी का आग्रह, दोनों मिलकर मुझे मान जाना पड़ा। भाभी ने समझाकर कहा कि सुबह 9 बजे 3 रास्ते वाले मोड़ पर खड़े रहना। वहीं से शुरू हुई हमारी वो गुप्त यात्रा। पूरी रात एक पल को भी आंख नहीं लगी। मन के अंदर 1000 सवाल। भाभी मुझे कहां लेकर जाएंगी? अल्लाह ही जाने, कहीं किसी मुसीबत में न डाल दे। अगली सुबह 8:30 बजे भैया ने खेत में काम के लिए आवाज दी। मैंने झूठा बहाना बनाकर टाल दिया और सीधे पहुंच गया उस 3 रास्तों वाले मोड़ पर। रिक्शा पर चढ़कर हम चलते ही जा रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद एक अनजानी जगह पर जाकर रुके। वो एक महिला कबीराज का घर था। भाभी अंदर चली गई, मैं बाहर पहरेदार बनकर खड़ा रहा। करीब आधे घंटे बाद भाभी बाहर आई। मैं रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, भाभी असल बात क्या है? हम यहां क्यों आए हैं? भाभी फीकी हंसी हंसकर बोली, किसी को बताना मत मुस्तफा, मुझे संतान नहीं होती तो इलाज के लिए एक लाइन करवाने आई हूं। सुनते ही दिल धक से रह गया। मैं बोला, अरे भाभी पहले बता देती, इतना डरने की क्या बात थी? इसके बाद ये एक आदत बन गई। दिन पर दिन मैं भाभी के साथ उस कबीराज के घर जाता और लौटता। इसी तरह बीत गए कई दिन। यहां एक बात साफ करना जरूरी है, तब मेरी उम्र मुश्किल से 16 या 17 साल थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उस उम्र में ही मैं काफी हृष्ट पुष्ट दिखता था। किसी को भी लगता कि मेरी उम्र शायद 30 या 35 के आसपास है। मेरी काया और कद काठी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हुई थी। कौन जानता था मेरी यही शारीरिक बनावट आगे चलकर कहानी का रुख ही बदल देगी। एक दिन लौटते समय भाभी बोली कि वो अपनी एक सहेली के घर रुकेंगी। इससे पहले भी हम 2-1 बार वहां गए थे, लेकिन उस दिन भाभी का मानसिक हाल बिल्कुल अलग था, काफी बेचैन, अस्थिर। भाभी और उनकी सहेली काफी देर तक फुसफुसाते हुए बात करती रहीं। फिर अचानक वो सहेली मुझे एक अलग कमरे में बुलाकर ले गई। धीरे से बोली, मुस्तफा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन ध्यान रखना ये बातें भूलकर भी किसी को कह नहीं सकते। मैं हैरान होकर बोला, भाभी कहाँ है? बात तो उन्हीं से होने वाली थी। वो बोली, बातें तुम्हारी भाभी की ही हैं, लेकिन कहने की हिम्मत उसमें नहीं है। मुस्तफा, मुजेदा तुम्हें बहुत मानती है। अगर तुम उसका एक काम कर दो, वो जिंदगी भर याद रखेगी। मैं घबरा कर बोला, कौन सा काम भाभी? महिला ने जो कहा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोली, मजेदा का पति तय कर चुका है कि दुबई से लौटते ही उसे तलाक दे देगा। मैं स्तब्ध। तलाक? क्यों? क्योंकि मजेदा से बच्चा नहीं होता। हजूर, कबीराज, डॉक्टर, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां वो नहीं गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजेदा का घर उजड़ने के कगार पर है। उसी पल समझ आया, एक निसंतान स्त्री की वेदना कितनी भारी होती है और समाज उसे कितना कोने में धकेल देता है कि वो इतनी मजबूर हो जाती है।